दोस्तों ये काफ़ी दूर बैठा है, लेकिन मेरे ख्याल से लिटिल ईग्रेट है। इसके बॉडी प्लूमेज से तो यही लग रहा है कि ये बिल्कुल प्योर वाइट है ना, और जो इसके बीक हैं वो मुझे ब्लैक लग रहे हैं। तो ये लिटिल ईग्रेट है, सिंगल ईग्रेट है। बाकी इस समय और पक्षी है नहीं इस जगह पर। सांपला की तरफ मैं जा रही हूँ, देखती हूँ जो वहाँ पर वेटलैंड्स बन रहे थे, जो मैंने थोड़े दिन पहले आपको दिखाया था, जहाँ पर स्टिल्ट और पाइड एवोसेट भी मिला था मुझे। वहाँ पे देखते हैं आज क्या क्या मिलता है। अभी यहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाईज और ड्रैगन फ्लाईज उड़ रही हैं। तो ये वाला जो सीज़न है ना, अगस्त सितंबर का, इस समय बटरफ्लाईज और ड्रैगन फ्लाईज को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत अच्छा समय है। तो ज़्यादातर जिन लोगों को बर्डिंग या वाइल्ड लाइफ इंटरेस्ट होता है, उनका इन चीज़ों में भी इंटरेस्ट हो ही जाता है। तो आप इसको इस समय बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ड्रैगन फ्लाईज को और तरह तरह की बटरफ्लाईज को। ये दोस्तों कॉर्मोरेंट है, अपने पंख सुखा रहा है। देखिए ये पंख ऐसे खुले होते हैं इसके, इस तरह से ये बैठ के पंख सुखाता है अपने। इंडियन कॉर्मोरेंट ही लग रहा है, लिटिल कॉर्मोरेंट तो नहीं लग रहा है। मेनली ये दो स्पीशीज़ ही होते हैं हमारे यहाँ पर, इंडियन कॉर्मोरेंट और एक लिटिल कॉर्मोरेंट। दोस्तों ये है वो वाटर हाइसिंथ वाला स्वैम जो सांपला के पास है, जहाँ पर मैंने आपको पेजेंट टेल जकाना दिखाया था। वो जकानास तो यहाँ से चले गए हैं, और यहाँ पे इस समय कॉर्मोरेंट्स हैं मेनली, जो पेड़ पे बैठे हुए हैं दोपहर के समय, और स्पॉट बिल डक्स हैं 1 या 2। बाकी यहाँ पे स्वैम्प हेन्स हमेशा होती हैं, स्वैम्प हेन, मोअर हेन, ये सब हमेशा होते हैं। तो अब जैसे आप जाते हैं कहीं पर भी घूमने, जैसे ये एरियाज़ ऐसे हैं जो कि किसी पर्टिकुलर उसमें नहीं आते हैं, मतलब इको टूरिज़म जोन में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बर्ड वॉचिंग के लिए लोग आते हैं। देखिए ये यहाँ से कुछ उड़ के जा रहा है, जो कि मुझे लगा शायद बिटर्न हो सकता है, लेकिन सामने से दिखा नहीं वो। तो आप एज अ बर्डर जाते हैं, या फिर आप एज अ वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट जाते हैं, या सिंपली आप अपनी फैमिली के साथ कुछ अच्छा समय स्पेंड करने जा रहे हैं, जो भी आपका रीज़न है, तो इको टूरिज़म जो कि आजकल इनकरेज किया जा रहा है, उसका मतलब ये है कि एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म, मतलब आप जिम्मेदारी के साथ घूमने जाते हैं, जिसके अंदर की वहाँ के जो एनवायरनमेंट है, जो नेचर है, उसका कंजर्वेशन भी इंक्लूडेड होता है। मतलब कि आप वहाँ पर जाकर वहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको आप कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, उसको जैसा है वैसा बचा कर रखने में आप सहयोग करेंगे। जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है, मतलब वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, उनका फ़ायदा होगा आपके जाने से, और आप वहाँ पर जब जाएंगे तो वहाँ के बारे में कुछ आप सीख कर आएंगे। तो घूमने जाना जो है वो आप केवल मौज मस्ती के लिए नहीं रह गया है। आप जहाँ पर भी घूमने जाते हैं उससे रिलेटेड आप चीज़ें गैदर करते हैं, सीखते हैं, और ये जो टूरिज़म इंडस्ट्री है जो इसको ऑर्गेनाइज़ करती है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर तो आप किसी टूर ग्रुप के थ्रू जा रहे हैं, तो उस टूर ग्रुप की भी जिम्मेदारी बनती है कि आपका एक प्रॉपर ओरिएंटेशन किया जाए। मतलब ये कि जिस जगह पर आप गए हैं उसके बारे में जानकारी आपको दी जाए, वहाँ पर क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या नहीं करनी है, वहाँ के कस्टम्स, बिलीव्स, जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करना चाहिए, ऐसी जगह पर करना लोग बुरा मानते हैं। ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री की भी जिम्मेदारी बनती हैं, और जो वहाँ के लोकल्स हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनकी ज़मीन, उनके एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाया जा रहा है किसी टूरिज़म एक्टिविटी के थ्रू, तो वो उसको रिपोर्ट करें, उस पर ध्यान दें, और अपने साथियों को भी इनकरेज करें इस चीज़ के लिए कि कैसे अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें। तो ये सारी मतलब कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब जो पार्टिसिपेंट्स हैं टूरिज़म में, एक तो टूरिज़म इंडस्ट्री खुद, दूसरे वो जो उसका फ़ायदा उठाते हैं, मतलब टूरिस्ट, हम, और तीसरा जो वहाँ के लोकल्स हैं जिनको कि टूरिस्ट के आने से फ़ायदा मिलता है। नुकसान भी होता है लेकिन फ़ायदा भी मिलता है। तो तीनों स्टेक होल्डर्स को एक साथ हाथ मिला के और इस चीज़ को आगे बढ़ाना होगा, तभी जाके कोई फ़ायदा होगा। अब पहले जो मैं साइड में यहाँ से जाती थी, जहाँ से मैंने वो जो ब्लैक क्राउन नाइट हेरन था, और उसके अलावा जो ईग्रेट्स वगैरह थे, उनको साइड में यहाँ पर शूट किया था। लेकिन अब यहाँ पर जो ये मेन जो फ्लाईओवर बन रहा था, अब इसको ओपन कर दिया इन्होंने, साइड वाली रोड को, इधर वाली रोड को बंद कर दिया है।
तो फ्लाईओवर के ऊपर से ही जा रही हैं गाड़ियाँ, तो आज उस साइड पे तो मैं रोक नहीं पाऊँगी, तो जो भी शूटिंग है वो यहीं पे करके और फिर मैं वापस मोड़ लूँगी गाड़ी और फिर आगे जाके देखूँगी। कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर कुछ मिल सकता है देखने के लिए। इस समय तो इतना अच्छा हो गया है, कहीं पर भी कुछ भी मिल सकता है देखने के लिए। यहाँ पर भी ब्लैक ब्रेस्टेड वीवर्स हैं, थोड़ा आगे हैं, वहाँ पे जाके देखती हूँ, शायद यहाँ पे भी दिख जाएं। ये यहाँ पर बी ईटर बैठा हुआ है, ये उड़ गया। और ये एशियन पाइड स्टारलिंग का घोंसला है, ये आपको पता ही है। इस वाली घास में बया वीवर्स ब्लैक ब्रेस्टेड वीवर्स हैं। ये लंबी वाली घास है, इस घास में ये लोग नेस्ट बनाते हैं अपना। दोस्तों ये प्रीनिया है मेरे ख्याल से, ये अभी उड़ के इस तरफ आ गई। तो कुछ इसके मुंह में कीड़ा था, तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने में लगी हैं बर्ड्स। और आज देखती हूँ, यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ करौंथा के पास में, तो देखते हैं आज यहाँ पे क्या क्या मिलता है। अब यहाँ पर पहले जाड़ों के टाइम में गेहूँ बोया था इन्होंने, लेकिन अब मुझे लग रहा है या तो ये मिलेट्स हैं या फिर मक्का है। एग्जैक्टली क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन एक छोटा सा खेत है, इसमें हमेशा कोई ना कोई फसल लगी होती है। धान तो नहीं लगाते ये, तो मोस्ट लाइकली मिलेट्स ही होंगे शायद। इस तरफ थोड़ा सा पानी इकट्ठा हुआ था, लेकिन वो वापस से सूख गया। अभी कई दिन से फिर से बारिश नहीं हुई है। यहाँ पे जो थोड़ा बहुत पानी था इस जगह पर वो सूख गया है। और अभी कोई बर्ड्स फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है। वही जगह है जहाँ पे वो तीतर की फैमिली मिली थी, काला तीतर भी यहाँ पे रहता है। लेकिन अब जब थोड़ा सा पानी जमा होगा और वो पानी रहेगा कुछ समय तक, तभी यहाँ पे बर्ड्स नज़र आएंगी। हालांकि माइग्रेटरी बर्ड्स आनी शुरू हो गई हैं। यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही सैंड पाइपर्स और कोम डक वगैरह मिले थे मुझे। फ़िलहाल यहाँ पर मैं ये काश फूल की ब्यूटी फिर से कवर करने के लिए ही रुकी हूँ। और ये इधर मेरे पास भी बिल्कुल बगल में भी ये उग रही है, ये देखिए। ये काश फूल की ब्यूटी है तो ये एक जंगली घास जिसको वाइल्ड शुगर केन भी बोला जाता है। पेरिनियल है, ये रहता पूरे साल ही है। मतलब इसके जो बड्स हैं, बेसिकली देखिए 5 तरह के क्लासिफिकेशन किए गए हैं पौधों के। आपको पता ही है कि जो भी हमारे बायोम्स है, बायोम्स का क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया हुआ है। तो वो जो बायोम्स भी बनाए गए हैं, वो वहाँ पर किस तरह के पेड़ उगते हैं, उसी के हिसाब से उसका नाम रखा गया। जैसे डेसिडुअस या डेजर्ट या ग्रासलैंड्स या कोनीफेरस, टुंड्रा, हर एक में जो डिवीज़न है ये वहाँ की वेजिटेशन के हिसाब से ही बनाया गया है। तो वेजिटेशन में मेनली वो किस तरह का पेड़ है, उसकी कितनी हाइट है, लाइफ स्पैन क्या है, उसमें लकड़ी कितनी है, मतलब उसका तना मोटा है, उसमें लकड़ी है या फिर बिना लकड़ी वाला तना है, और उसके जो स्टेम एंड लीफ हैं वो कैसे हैं, और डेसिडुअस है या नहीं। और दूसरी बात ये है कि जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो कैसे अगले साइकिल में आते हैं। मतलब जैसे एक साइकिल, मान लीजिए गर्मी में कोई पौधा उगता है, उसके बाद फिर वो अगले साल गर्मी में कैसे उगेगा। तो जो उसके बड्स होते हैं, जो पेरिनिएशन, मतलब कि अगले साल वो अपने आप उग जाए, कि जो जंगली पेड़ पौधे वो तो अपने आप ही उगते हैं। फसल तो है नहीं कि हम लगाएंगे, बीज बोएंगे तब वो उगेगा। तो जो जंगली पेड़ पौधे होते हैं, घास होते हैं, उनका पेरिनिएशन किस तरह से होता है उसको डिवाइड किया गया है एक क्लासिफिकेशन के तहत। तो उसमें कुछ ऐसे होते हैं जिनके जो ये पेरिनिएटिंग टिश्यूज़ होते हैं वो काफ़ी ऊपर होते हैं, मतलब ब्रांचेस में ऊपर कहीं पर होते हैं, तो उनको फेनेरोफाइट्स कहा जाता है। उसके बाद कीमोफाइट्स आते हैं, जिनके अंदर जो पेरिनिएटिंग बड्स इनके होते हैं या आते हैं ज़मीन के पास में कहीं पे होते हैं। उसके बाद आते हैं हेमीक्रिप्टोफाइट्स, उसमें आपके ज़मीन के लेवल पर ही पेरिनिएटिंग बड्स होते हैं, लेकिन वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, ऊपर से उनके डेड प्लांट्स, लीफ मटीरियल वगैरह कवर करके रखता है उसको। क्रिप्टोफाइट्स वो होते हैं जो कि अपने पेरिनिएटिंग टिश्यूज़ को, या पेरिनिएटिंग जो उनके बड्स होते हैं उसको ज़मीन के नीचे छुपा कर रखते हैं, या फिर पानी के नीचे भी होता है कई बार। और लास्ट जो कैटेगरी होती है वो आपकी थेरोफाइट्स होती है। वो अपनी पूरी साइकिल, मतलब जर्मिनेशन से लेके मैच्योरेशन तक एक ही फेवरेबल सीज़न में कंप्लीट कर देता है।
और अनफेवरेबल सीज़न में डॉर्मेंट रहता है। तो ये पेरिनिएटिंग टिश्यूज़ का एक क्लासिफिकेशन है, उसको रोंकियस क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। तो पेड़ पौधों के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है, आप किसी भी जगह जाते हैं जहाँ पर आप मान लीजिए, मैंने पिछली अपने वीडियो में जो इको टूरिज़म की बात की थी, तो आप जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ के बारे में अगर आपको जानना है तो सबसे पहले आपको यही जानना होगा कि वो किस तरह की जगह है। तो अगर वो डेज़र्ट है, अगर वो कोस्टल एरिया है, अगर वो वेटलैंड है, अगर वो पहाड़ है जहाँ पर डेसिडुअस फॉरेस्ट्स हैं, या फिर ऐसे पहाड़ जहाँ पर कोनीफरस फॉरेस्ट हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो आपकी दिमाग में आपको बैठाना है वो है कि वहाँ का वेजिटेशन कैसा है। तो उसके लिए आपको ये सब चीज़ें जानने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने ये आपको बताया।